नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, संजीवनी हमारा एक बेहद खास कार्यक्रम है जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं प्राकृतिक चिकित्सा की अलग अलग पद्धतियों से। इस कार्यक्रम के जरिए हम बात करते हैं होम्योपैथी की, आयुर्वेद की, नेचुरलपैथी की, और हम और आप मिलकर जानते हैं कि किस तरह से आज के समय में इन तमाम पद्धतियों के जरिए इलाज किया जाता है। आज अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एक बेहद अहम विषय पर। जी हाँ, पाचन तंत्र के रोगों और उसके उपचार को लेकर आज हम कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे कि आखिर हमारा पाचन तंत्र किस तरह से काम करता है, किस तरह के रोग इसमें कभी भी जब परेशानी आती है तो किस तरह के रोगों का सामना हमें करना पड़ सकता है, और आयुर्वेद में खास तौर पर पाचन तंत्र के रोगों का इलाज किस तरह से किया जाता है। और इस विषय पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के हरावाला परिसर के निदेशक डॉक्टर राधा वल्लभ सती जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सती जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार आप। तो डॉक्टर साहब, जैसा हमने बात करी कि आज हम बात करने वाले हैं खास तौर पर जो हमारा पाचन तंत्र है, किस तरह के रोग उसमें होते हैं और किस तरह से उपचार आयुर्वेद में किया जाता है। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे हम समझना चाहेंगे कि आखिर हमारा पाचन तंत्र क्या है, किस तरह से ये काम करता है और कितने सारे अंगों को जोड़कर ये पूरी प्रक्रिया की जाती है पाचन की। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि पाचन क्या है। तो आपने पूछा कि कौन कौन से अवयव काम करते हैं। तो हमारी जो ये मुख है, जिसको मुख गुहा बोलते हैं, जिसमें जिह्वा है, दांत हैं, यहाँ से लेकर और लास्ट में जो हमारा मलद्वार है वहाँ तक पूरा 9 मीटर का एक सिस्टम है, एक आंतें हैं। ये पूरा पाचन तंत्र है। इससे अनेक ग्रंथियाँ जुड़ी हैं जो कि कुछ उससे सीधे सीधे जुड़ी हैं, पाचन तंत्र के साथ ये हैं, आहार नाल के साथ ये हैं। कुछ सहायक ग्रंथियां हैं जिसमें यकृत है, जिसको लीवर कहते हैं, अग्न्याशय है, जिसको पैंक्रियाज कहते हैं। ये विशेष करके पाचक रसों का श्रवण करते हैं और पाचन के समय वो आंत्रों में पहुंचता है। पाचन क्या है, पहले थोड़ा सा मैं संक्षेप में इसको समझाता हूँ कि जो कुछ भी हम खाते हैं उस खाए हुए को, चाहे हमने फल खाए, चाहे हमने अन्न खाया, चाहे हमने कोई द्रव लिया, उसको शरीर में अवशोषण के योग्य बनाना पड़ता है। जब तक उसको तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में, केमिकल टुकड़ों में नहीं बदल देंगे हम, तब तक वो अवशोषित नहीं हो सकता है। और अवशोषित नहीं होगा तो हमारे खाने का कोई मतलब नहीं है। तो जो अवशोषण के योग्य हमारे शरीर में भोजन बनता है उसी को पाचन कहते हैं। और ये भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। जैसे मुख गुहा में है, हम यहाँ पर दांतों से उसको पीसते हैं और इसमें सलाइवा मिलता है, उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को पचाते हैं। उसके बाद हमारा जो है स्टमक आता है, जिसको आमाशय बोलते हैं। तो उसमें हमें सबसे पहले एसिड चाहिए होता है, अम्ल चाहिए होता है। उसी में वहाँ पर के जो पाचक रस हैं वो काम कर पाते हैं, जिसको हम एंजाइम्स कहते हैं। उसके बाद वो खाना वहाँ से आगे बढ़ता है, ड्योडेनम में पहुँचता है, ग्रहणी में पहुँचता है। तो वहाँ पर हमको एसिडिक मीडिया नहीं चाहिए, वहाँ पर हमको माध्यम जो है कुछ क्षारीय चाहिए। तो वहाँ पर गॉल ब्लैडर से बाइल आता है जो उसको क्षारीय बना देता है। और जो वसा लेते हैं हम, ये तेल है, घी है, इसको वसा बोलते हैं, फैट बोलते हैं। इसको पचाने के लिए उसमें बाइल जो है साल्ट्स होते हैं जो इमल्सिफाइड कर देते हैं उसको, और इमल्सिफिकेशन के बाद ही एंजाइम्स उस पर कार्य कर पाता है। तो इस प्रकार से, जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि हम कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स के रूप में लेते हैं, लेकिन शरीर में अवशोषण होने के लिए उसको ग्लूकोज तक टूटना होता है। और जब वो ग्लूकोज में टूट जाता है तो वो अवशोषित हो जाता है। तो ये पाचन क्रिया है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के हमको एंजाइम्स चाहिए, भिन्न भिन्न प्रकार के हमको माध्यम चाहिए, और खाने की एक निरंतर गति चाहिए कि भोजन आहार नाल में किस गति से आगे को बढ़ रहा है। अगर वो सामान्य से अधिक गति से बढ़ेगा तो भी पाचन संभव नहीं है, अगर धीमी गति से बढ़ेगा तो भी पाचन संभव नहीं है। तो ये सब निर्भर करता है कि हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं और कब खाते हैं। बिल्कुल।
तो इस पर भी आएंगे डॉक्टर साहब कि हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कितने अंतराल में खाना चाहिए। लेकिन उससे पहले जानना चाहेंगे कि इस पूरे पाचन तंत्र में आखिर जो गड़बड़ी कहते हैं वो कब आती है? क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे जो पाचन तंत्र है उसको खराब करता है, या रोगों की दस्तक कहाँ से शुरू होती है, कैसे शुरू होती है? ये सब निर्भर करता है हमारे खाने के आदतों पर। मैंने जो अभी बताया आपको कि क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों के माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि हमारे भिन्न भिन्न ऋतुएं हैं। ऋतुओं के साथ अनुसार हमें अपना भोजन का चयन करना चाहिए। जैसे इस समय ग्रीष्म ऋतु है, तो इस समय ग्रीष्म ऋतु में और इसके बाद वर्षा ऋतु आने वाले हैं तुरंत, इस समय हमको बहुत ही हल्का भोजन, सुपाच्य भोजन लेना चाहिए। जैसे अगर हमें दालें खानी हैं तो केवल मूंग की दाल खानी चाहिए। हमें जो इस समय सब्जियां पैदा हो रही हैं वही खानी चाहिए। बहुत तली हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, और ऐसे फल खाने चाहिए जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा हो और पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा हो, और प्रकृति हमें वही देती है। इस समय तरबूज आते हैं, खरबूजे आते हैं, और ऐसे दूसरे फल आते हैं, ककड़ी है, खीरा है, तो इन सब में आप देखेंगे कि जल की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो हमें पहले तो भोजन का चयन, कि हमें ऐसे भोजन लेना है जो कम से कम समय लेता हो पाचन में, और उसका प्रोसेसिंग भी कम करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं चाहिए उसको, और तला हुआ तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। उसके बाद दूसरा आता है प्रश्न कि कितना खाना खाना चाहिए। तो एक बार जब हम खाना खाते हैं तो उसके लिए लगभग 6 घंटे का समय चाहिए पाचन होने के लिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जब तक एक बार का खाया हुआ अन्न बिल्कुल पच नहीं गया तब तक दूसरी बार खाना नहीं खाएं, क्योंकि उसको हम हमारे आयुर्वेद में अध्यसन कहते हैं, और अध्यसन से हमारे पाचन संबंधी विकार प्रारंभ हो जाते हैं और शरीर के दूसरे विकार भी शुरू हो जाते हैं। तो जब पहला खाना पच जाए तभी हमें दूसरा खाना खाना चाहिए। अब ये निर्भर करता है हमारी प्रकृति पर, हमारे शरीर के ऊपर, कि बच्चा है उसको जल्दी जल्दी पचेगा, जो जवान है उसको कुछ देर से पचेगा, जो बूढ़ा है उसको काफ़ी देर से पचेगा। तो उसी के अनुसार हमारे खाने की मात्रा होनी चाहिए, उसी के अनुसार हमारे खाने का अंतराल होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि 3 या 4 अंतराल में हम खाना खा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि भूख नहीं लगती लेकिन समय हो जाता है, एक मानसिकता हमारी बनी है कि दोपहर का समय हो गया, अब खाना खाना ही है, भले ही जो नाश्ता होता है वो कहीं ना कहीं पचा नहीं होता। तो क्या हमें तब गैप करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए ऐसे में, अगर आपका पहले का भोजन अच्छे से नहीं पचा हो, या फिर ज़बरदस्ती क्योंकि टाइम है, समय है, अब दोपहर हो गई तो खाना खाना ही चाहिए? 2-3 बातें इसमें महत्वपूर्ण है कि एक तो हम देखें कि हमारा भोजन जो पीछे हमने भोजन किया था वो पचा है कि नहीं पचा है, कैसे पता चलेगा हमको? हमारे को उद्गार शुद्धि बढ़िया से 1 या 2 वो जो है उद्गार आएंगे, जिसको डकार सामान्य भाषा में बोलते हैं। और दूसरा जो है, हमें भोजन लेने की इच्छा होगी, हमको भूख आ जाएगी कि हमें अब भोजन करना चाहिए। यदि ये 2 चीज़ें नहीं हो रही है और हमारे सामने कितना ही बढ़िया भोजन क्यों ना हो, हमें नहीं खाना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा गुनगुना पानी पी लेना चाहिए, या कोई बहुत मौसम का फल जो कि बहुत पाचन में समय न लगाता हो उस फल को खा लेना चाहिए। भोजन कभी नहीं खाना चाहिए, अध्यसन हो जाता है, और अध्यसन से हमारी अग्निमंद हो जाती है और आम की स्थिति शरीर में होती है, जिससे अनेक प्रकार के व्याधियों की उत्पत्ति होती है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि पाचन तंत्र को आपने बखूबी हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से जो खाना होता है वो पेट के अंदर कैसे आगे बढ़ता है। कौन कौन से वो रोग होते हैं जो आज के समय में अब ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं? पेट की समस्याएं लोगों को अब ज़्यादा होती जा रही है, तो इनमें कौन कौन से ऐसे मुख्य तौर पर जो रोग हैं वो अब ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि अब बाहर के खाने की आदत ज़्यादातर बढ़ती जा रही है, फास्ट फूड की आदत बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में अब किस तरह के मरीज़ बढ़ रहे हैं? जो हमारे पास प्रायः मरीज़ आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक तो अपचन के रोगी आते हैं कि पाचन नहीं हुआ, जो खाना कल खाया था उसी के डकार अभी तक आ रहे हैं, ऐसा हमको रोगी बोलता है। दूसरा जो है, एसिडिटी हो जाती है। मैंने अभी बताया कि जो स्टमक है हमारा या आमाशय है, उसमें अम्ल की ज़रूरत पड़ती है। उसमें पाचन के लिए हमको जो है, जो भी उसमें
पाचक रस हैं या एंजाइम्स हैं, उसके लिए एसिडिक मीडिया चाहिए। वो खाना पचाने के लिए आवश्यक है, लेकिन वो एक निश्चित स्तर तक चाहिए, उसके बाद उसको समाप्त हो जाना चाहिए। अगर हम अनियमित ढंग से खाएंगे, बार बार खाएंगे, तला हुआ खाएंगे, बहुत मसालेदार खाना खाएंगे, तो वहाँ पर अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और उससे एसिडिटी होती है। और पहले प्रारंभ में एसिडिटी होगी और उसके बाद वहाँ पर अल्सरेशंस हो जाते हैं उसी एसिड की प्रभाव से। तो एसिडिटी होना, अल्सर होना, अगर हमारा खाना ठीक से पचा नहीं और हमने उसका समय को उपाय भी नहीं किया तो उसके बाद हमको पतले मल आने लगेगा, जिसको डायरिया, डिसेंट्री हम कहते हैं, वो होने लगेगा। इसके अलावा एक और विकृति इस समय समाज में मेरे को देखने को मिल रही है कि एक ग्रहणी दोष हम उसको कहते हैं, और आधुनिक विज्ञान वाले उसको जो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। रोगी हमसे आके बताता है कि जितनी बार वो खाना खाते हैं उतनी बार उनको मलत्याग के लिए जाना पड़ता है, तो उसको हम ग्रहणी दोष कहते हैं। ये भी इस समय बहुत ज़्यादा इस समय समाज में है। तो यही व्याधियाँ की ग्रहणी हो गया, प्रवाहिका हो गया, अतिसार हो गया, अम्लपित्त हो गया या अपचन हो गया, ये पाचन के विकार हैं। और इसके बाद सीधे सीधे अगर आम की स्थिति बनी शरीर में तो हमारे वो आम जोड़ों में जा करके और जोड़ों की व्याधि उत्पन्न कर देता है। बिल्कुल, जोड़ों की यहाँ पर आपने बात करी और आम की आप यहाँ पर बात करें तो क्या ज़्यादा शरीर में ये जो आम की समस्या जब पैदा होती है तो क्या ये आर्थराइटिस की ओर भी मनुष्य को ले जाता है डॉक्टर साहब? ज़रूर ये ले जाता है। और आप स्वयं इसको देख सकते हैं कि जब कभी हमारा खाना ठीक से पचा नहीं, हमको अपचन हुआ, हमको जो है दूषित डकारें आने लगी, तो आप देखिए कि आपके जो उंगलियां हैं या जोड़ हैं उसके वो भारी हो जाते हैं, मुड़ने में हमको ऐसा लगता है कि हल्का सा दर्द है। तो वो आम की स्थिति है। एक दो बार होने से व्याधि नहीं हो जाएगी जोड़ों की, लेकिन हम लगातार उसका वही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो देर सवेर हमारे जोड़ उससे प्रभावित होंगे और हम आर्थराइटिस के शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आप आयुर्वेद की बात करते हैं तो किस तरह का उपचार इन तमाम जो आपने अभी समस्याएं बताई किस तरह से किया जाता है, या घर पर भी हम थोड़ी अगर सावधानी बरतें या घर पर भी कुछ नुस्खे ऐसे हों तो किस तरह से उपचार आयुर्वेद में जो शुरुआती समस्याएं होती, जब मामला गंभीर हो जाता है तो बेशक डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, लेकिन शुरुआती समस्याओं का निदान किस तरह से किया जा सकता है? उसके लिए ये है कि अगर हमारे से कभी गलती हो गई, हमने अधिक भोजन कर लिया, बार बार भोजन कर लिया, उसके बाद हमको लग रहा है कि हमारा पाचन ठीक नहीं है, हमारा खाना पचा नहीं है, तो भोजन तो कतई न करें, गुनगुना पानी पिएं। और घरों में रखा होता है जैसे सूंठ है, जीरा है, इसको पानी में उबाल लें और धीरे धीरे करके पिएं। और उसके बाद जब थोड़ा सा ठीक लगे तो गुनगुने पानी में नींबू डालें और नींबू का रस चाय की तरह पिएं जी। और बिल्कुल दूसरे दिन, जिस दिन हमें ये लग रहा है उस दिन पूरे दिन हम लंघन करें। लंघन का मतलब होता है एक प्रकार का व्रत, कि हम कोई भोज्य पदार्थ न लें, गुनगुना पानी लें, नींबू पानी लें और दिन भर खाली पेट रहें। तो शाम तक वो सारा जो हमारी गड़बड़ी थी वो ठीक होने की संभावना है। अगर तब भी ठीक न होगी तो तब चिकित्सक के पास जा करके औषधियाँ चिकित्सक देगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जब पेट की समस्याएं बढ़ जाती हैं तो क्या दूसरे अंगों को भी शरीर के प्रभावित करती हैं? बिल्कुल। अगर मैंने शुरुआती में ये बोलता, मैं रोगा सर्वापि मंदाग्नि, जो हमारी अग्नि मंद पड़ गई तो सारे शरीर में व्याधियों की उत्पत्ति निश्चित रूप से है। और हमें यकृत के विकार, हमारे अग्न्याशय के विकार और हमारे शरीर के अन्य विकार जिसमें जोड़ विशेष रूप से हैं, ये हमारी मंदाग्नि से ही होता है। इसलिए हमें देखना चाहिए कि हम अपनी अग्नि को मंद न पड़ने दें। हमारी जिह्वा जो है ना, वो बड़ा अपराध करती है। जो ही भोजन देखा तो उसमें स्राव होने लगता है, हम भोजन को खाना शुरू कर देते हैं। हमें ये विचार नहीं कर पाते हैं कि पिछला जो खाना खाया था वो पचा है कि नहीं पचा है। हमें स्वादिष्ट भोजन, वो नासा से गंध आ रही है और जिह्वा को उसकी इच्छा हो रही है, हम खा लेते हैं और व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हमें अपनी जिह्वा पर बहुत नियंत्रण रखना चाहिए। और ये मैं बता रहा हूँ सभी लोगों को आपके माध्यम से कि 20 से 40 साल की आयु ऐसी है जिसमें हम ये अपराध करते हैं, ये गलतियाँ करते हैं।
और 40 के बाद वो बीमारी के रूप में प्रकट होता है और उसके बाद हम चिकित्सकों के यहाँ पहुँचने लगते हैं। बिल्कुल। तो हम अब दिनचर्या भी पूछेंगे आपसे कि किस प्रकार की होनी चाहिए ताकि इन बीमारियों से आगे चलकर बचा जा सके। डॉक्टर साहब, गॉल स्टोन की प्रॉब्लम भी आजकल बहुत एक आम होती जा रही है, क्या ये भी हमारा जो खान पान की जो गलतियां होती हैं उसी से कहीं ना कहीं ये समस्या भी पैदा होती है? बिल्कुल, जो गॉल स्टोन होने का जो बड़ा कारण है वो मेरी समझ में ये है कि हम जो ये तला भुना खाना ज़्यादा से ज़्यादा खा रहे हैं, ये इसका कारण यही है। और अभी तो मेरे को ये सामने दिख रहा है कि 12-13 साल के बच्चे भी ही जो है प्रभावित हो रहे हैं गॉल स्टोन से। पहले जब हम पढ़ते थे, आज तो मैं 62-63 साल का होने जा रहा हूँ, जब हम पढ़ते थे उस समय 3-4 फैक्टर थे जो गॉल स्टोन के लिए उत्तरदायी थे। उसको कहते थे हम फैटी, फर्टाइल फीमेल और 40। जो मोटी फैट वाली स्त्री है, 40 साल से ज़्यादा है, जिसके ज़्यादा बच्चे हैं, उसी को गॉल स्टोन होता था। लेकिन आज तो सभी में कॉमन हो गया। और ये हमारी भोजन की आदतें हैं। हम मसालेदार भोजन और तला हुआ भोजन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं और रेडी फूड जो ले रहे हैं वो प्रायः तला ही होता है। तो ये जो भोजन है ये हमारे को पहले शुरू में उसको हमारे पूरे सिस्टम को उत्तेजित करता है और धीरे धीरे करके और फिर गॉल स्टोन बनने लगता है। बिल्कुल। और जब इसका कहीं ना कहीं इसका ट्रीटमेंट होता है या रिमूव कर दिया जाता है तब ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है उन महिलाओं को, खासतौर पर जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव कहीं ना कहीं कर दिया जाता है। हाँ, वो एक रिजर्वियर है। गॉल ब्लैडर जो है एक रिजर्वियर है, वो सारे बाइल को, लीवर लगातार बाइल बना रहा है और गॉल ब्लैडर में उसको रख रहा है। जिस समय भोजन पाचन हो रहा है उस समय वो वहाँ से सीधे आंत्रों में आ करके भोजन के पाचन में सहायता करता है। लेकिन जब उसको रिमूव कर देंगे तो वहाँ उसके रिजर्वियर की जो सिस्टम था, जो फैसिलिटी थी कि जैसे हमारे ऊपर टंकी है पानी का, जब हमें ज़रूरत है तो पानी आ जाता है, लेकिन हमने टंकी ही रिमूव कर दी तो पानी तो या तो लगातार आएगा या आएगा ही नहीं। तो यही हाल वहाँ हो जाते हैं कि वो वहाँ एकत्र तो हो नहीं सकता, इकट्ठा हो नहीं सकता है। थोड़ा बहुत हमेशा आता रहेगा, जब ज़रूरत है तब भी आएगा थोड़ा बहुत, और जब ज़रूरत नहीं है तब भी आएगा। तो वो पाचन की शक्ति नहीं रह जाएगी जो पहले थी। डॉक्टर साहब, अब शरीर के कुछ संकेतों के बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। कई बार ऐसा होता है कि भोजन हमारे सामने होता है और हमें ये नहीं पता होता कि कब रुकना है, तो कई बार हम लालच में आकर बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं। ऐसे में शरीर के वो कौन से ऐसे संकेत है डॉक्टर साहब जो हमें बताते हैं कि हमें अब इससे ज़्यादा नहीं भोजन खाना चाहिए? देखिए, ये तो वो पता चल जाता है कि हमने कितना भोजन खा लिया है, लगभग हमारा पेट भर चुका है। मैंने पहले भी कहा आपसे कि ये जिह्वा है हमारी जो हमको रुकने नहीं देती है, नहीं तो हमें पेट में भराव की स्थिति महसूस हो जाती है। और उसके अलावा जब काफ़ी मात्रा में हम भोजन कर चुके हैं, जो हमारी क्षमता है लगभग उतना भोजन कर चुके हैं, तो हमें उद्गार आ जाते हैं, डकार आ जाता है और पेट भरे की अनुभूति होने लगती है। लेकिन हमारे जिह्वा कहती है कि नहीं, एक रोटी और खा लिया जाए बढ़िया है, थोड़ा मिठाई और खा लिया जाए बढ़िया है, तो वो गड़बड़ी हो जाती है। जो ही हमें ये अनुभूति हो जाए कि लगभग पेट भर गया है, थोड़ा बहुत कमी भी रह गई है, तो हमें खाना बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल। और क्या हर बार भरपेट खाना खाना चाहिए या थोड़ा पेट को खाली रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, अब हम ब्रेकफास्ट करते हैं, 3 बार जनरली हमारे यहाँ खाना खाते हैं, 3 से 4 बार खाना खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट में तो हमको लगभग जो है इतना खाना खाते हैं कि हम जो हमारी डाइट है उसका आधा लगभग खा लेते हैं। दिन में हमें लंच थोड़ा सा हल्का लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और इसी प्रकार से रात्रि को मेरा ये मानना है कि रात्रि को जो शीत ऋतु है, ठंडे का मौसम है, उस समय तो हमें जो है 7-8 बजे तक किसी भी हालत में खाना खा लेना चाहिए, उसके बाद खाना नहीं खाना चाहिए। और आजकल गर्मी में है, थोड़ा रातें देर से हो रही हैं, अंधेरा देर से हो रहा है, तो अधिकतम 9, 9:30 और 10, अगर 10 बजे तक हमने खाना खा लिया तो ठीक है, और खाना नहीं खाया है तो नहीं खाना चाहिए 10 बजे बाद, चाहे हमारी कितनी भूख लगी हो और कितना भी हो। हम 1 गिलास गुनगुना दूध पी सकते हैं रात्रि को, या कोई फल खा सकते हैं, लेकिन खाना किसी भी हालत में नहीं खाना चाहिए।
क्योंकि उसके खाने के बाद पानी हमें कब पीना चाहिए ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहती थी आपसे कि कई लोग खाने के साथ साथ पानी पीते हैं और उससे कहीं ना कहीं दिक्कत आगे बढ़ जाती है, तो पानी और खाने का क्या संबंध या क्या समन्वय होता है? ठीक है, खाने के लिए जो है जब हम खाना खाते हैं तो उस समय कुछ घूंट पानी पीना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 घूंट पानी पी सकते हैं। उस समय ज़्यादा पानी कतई नहीं पीना चाहिए। पानी हमने तब पीना है जब हमारा लगभग भोजन पाचन हो चुका है और लगभग 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे हमें भोजन के पचने में लगते हैं और पूरी तरह पचने में 4 घंटे 5 घंटे लग जाते हैं। तो 1.5 से 2 घंटे बाद हम पर्याप्त पानी पी सकते हैं। हमें अपने शरीर के वजन के हिसाब से उसका, अगर हमारा 60 किलो वजन है तो लगभग हमें जो है 400-500 ml पानी पी लेना चाहिए, लेकिन वो 2 घंटे बाद पीना चाहिए। भोजन के साथ केवल घूंट घूंट थोड़ा सा पानी पीना चाहिए, ज़्यादा पानी कभी नहीं पीना चाहिए। और डॉक्टर साहब, खाना खाने से कितनी देर पहले तक हमें पानी लेना चाहिए और खाना कब रुक खाने जाना के चाहिए? आधा घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं। आधा घंटे बाद, अगर खाना खाने के लिए आधा घंटा शेष है तो अब फिर आप पानी मत पीजिए। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, तमाम आप जानकारी लगातार हमें दे रहे हैं। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि खाना पचाने के लिए हमें क्या कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो सही वक्त पर जब हम खाना खाएं तो वो सही वक्त पर पच भी जाए? तो ऐसी कौन कौन सी वो आदतें हैं सुबह से लेकर शाम तक जो करने से कहीं ना कहीं जो हमारा पाचन तंत्र है वो और अधिक मजबूत हो जाए? 2-3 बातें खाने पचने के लिए मैं बताऊंगा आपको। एक तो आप बिल्कुल ताज़ा खाना खाएं, फ्रेश खाना खाइए, फ्रिज में रखा हुआ कोई खाना न खाए बना हुआ। आजकल हमारे समाज में है कि आटा गूंद देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, जब मर्जी हो तब उसको निकाल के रोटियां बनाते रहते हैं। तो ये कतई न करें। मैं आप लोगों को चेतावनी दे रहा हूं कि अधिक बीमारियों की जड़ यही है। उसके बाद जो है, आप खाना खाने के बाद थोड़ा सा सौंफ चबा सकते हैं, वो हमारे खाने के पाचन में सहायता करता है। दूसरी बात जो है, बहुत मसाले कभी खाने में न डालें। खाने और चुटकी भर अजवाइन अपने खाने में, सब्जी में, दाल में ज़रूर डालें, वो पाचन में सहायता करता है। इसके बाद जैसे हमने ब्रेकफास्ट किया है, कलेवा लिया है, तो उसके बाद तो कम लिया है, वो पची जाएगा। दिन में खाना खाया है तो आप 15 से 20 मिनट ज़रूर विश्राम करिए, जिससे कि भोजन को पचने में थोड़ा सहयोग मिलता है, सहायता मिलती है। और रात्रि के खाने के बाद आपको कम से कम आधा घंटा घूमना चाहिए। वैसे नियम तो ये है कि 1 किलोमीटर या 1 मील तक घूमना चाहिए, लेकिन रात्रि के भोजन के बाद मैं ये कहूँगा कि आप कम से कम 1000 कदम तो घुमाइए, तो खाना आसानी से पचेगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, कई बार हमने देखा है कि जो मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध से बने हुए प्रोडक्ट, उनका सेवन हमें किस प्रकार करना चाहिए? चाहे सुबह हो, चाहे दिन हो, चाहे रात्रि हो, कब क्या चीज़ और कितनी मात्रा में लेनी चाहिए? हाँ, मेरी सलाह आप लोग मानेंगे और जो देखने दर्शक मानेंगे। तो सुबह के समय हमको दही 1 कटोरी हम ले सकते हैं अपने नाश्ते के साथ। दिन में खाने के बाद हमें तक्र, छाछ बोलते हैं, तक्र बोलते हैं, उसको पीना चाहिए। उसमें ज़रूर जीरा और हींग का ज़रा छौंका लगा दें तो बहुत अच्छा है, वो बहुत पाचक हो जाता है। और रात्रि के समय हमको सोते समय अगर 1 गिलास गुनगुना दूध पी सकते हैं तो पीना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अब आजकल जो कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है A2 दूध, तो A2 दूध पीने की कोशिश करिए। और जो आज बाज़ार में मिल रहा है जो सिंथेटिक है, उसको पीने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं रात को खाने के बाद जो दूध पीने का जो हाँ, पुराने समय से जो चला आ रहा है, वो बिल्कुल वो कहीं ना कहीं पाचन में मदद करता है? बिल्कुल ठीक है। पाचन में ही मदद नहीं करता है, हमारे शरीर को पोषण में भी बहुत मदद करता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, लगातार आप जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से हमारा जो पाचन तंत्र है उसको मजबूत कैसे बनाया जाए। मौसम के लिहाज से अगर बात करें डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि मौसम के अनुकूल किस तरह से हमें खाना चाहिए? गर्मियों में किस तरह का, खास तौर पर बरसात में, और सर्दियों जब जाड़े का वक्त आता है तब किस तरह से हमें अपने भोजन में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए? हाँ, ये चीज़ें हैं महत्वपूर्ण। मैंने अभी बताया था कि गर्मी का मौसम है, तो उसमें जो प्राकृतिक रूप से हमें चीज़ें उपलब्ध हैं
वो तो हमने लेना ही है। उस मौसम में वही चीज़ पैदा होती है जो हमारे लिए अच्छी पाचक है और हमारे लिए उपयुक्त है। उसके साथ जैसे गर्मी का मौसम है तो इस समय हम गरिष्ठ पेय इत्यादि कुछ न लेकर के केवल कांजी ले सकते हैं, तो जो पाचन में सहयोग करता है कांजी। जाड़े के मौसम आता है तो उस समय हम कुछ भी गरिष्ठ चीज़ें ले सकते हैं। तिल की बनी हुई चीज़ें लेते हैं हम, मूंगफली की चीज़ें लेते हैं हम, ये चीज़ें ली जा सकती है क्योंकि उस समय हमारा पाचन तंत्र काफ़ी शक्तिशाली होता है, पाचक रस भी अधिक मात्रा में होते हैं और शरीर में जो है ऊर्जा की और बल की आवश्यकता होती है, तो उस समय हम कुछ भी खा सकते हैं। हम इस समय जैसे मावे की बनी हुई मिठाइयाँ इस गर्मी के मौसम में और बरसात के मौसम में कतई नहीं लेना चाहिए। केवल शीतल पेय माने ठंडा बिल्कुल फ्रिज का रखा नहीं होना चाहिए, वो मतलब गर्म न किया हो, उसको मैं शीतल पेय कह रहा हूँ। जैसे नींबू का रस है, गन्ने का रस है, जिनकी तासीर कहीं ना कहीं हाँ, और जैसे आपका तरबूज का रस है या तरबूज वैसे खाएं, खरबूजे का रस है, ये चीज़ें इस समय ली जानी चाहिए। इससे हमारे शरीर में जल की मात्रा मिलती है, लवण की मात्रा इससे काफ़ी मात्रा में मिल जाती है और पोषण मिलता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? अपनी दिनचर्या किस तरह से रखनी चाहिए जिससे हमारा जो पाचन तंत्र है वो स्वस्थ रहे और हम फिर कहीं ना कहीं स्वस्थ रहें, फिट रहें? मैं दर्शकों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग जब प्रातः उठें तो उठने के बाद सबसे पहले गुनगुना पानी थोड़ा सा ज़रूर पीजिए और उसके बाद शौच इत्यादि से आप गर्मी के मौसम में हल्का फुल्का नाश्ता करें और जाड़े के मौसम में आप ठीक ठाक कोई भी नाश्ता कर सकते हैं। दिन में भी आप बिल्कुल हल्का भोजन करें। ये ध्यान रखें कि वो दालें हमारे लिए नुकसानदायक हैं जिनमें छिलका नहीं होता है, इसलिए उनसे परहेज़ करें। हमें हमेशा छिलके वाली दाल खानी चाहिए। उसमें मूंग की छिलके वाली दाल तो इस समय के लिए श्रेष्ठ है, बाकी दालें इस समय नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा हमें नींबू का पानी का बीच बीच में सेवन करना चाहिए। जिस समय हमें कोई भी भूख की अनुभूति हो रही हो तो सबसे बढ़िया पेय है नींबू पानी। उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक आप डाल सकते हैं। घर के अंदर फ्रिज को केवल सब्जियों को और दूध को संरक्षित करने के लिए रखिए। खाने को संरक्षित करने, खाने को फ्रिज में कतई न रखिए। अगर आपके घर में खाना ज़्यादा बन गया तो किसी गाय, किसी गरीब और किसी कुत्ते को दे दीजिए, पर उसको फ्रिज में रख के कतई न खाइए। और आटा तो गूंथ के बिल्कुल ही आप अपने फ्रिज में मत रखिए। प्रत्येक सब्जी दाल में चुटकी भर अजवाइन मसाले के रूप में ज़रूर डालिए। मसाले में मेरा सलाह है कि हल्दी, धनिया, जीरा के अलावा ज़्यादा चीज़ें नहीं पड़नी चाहिए। जो बाज़ार के ब्रांडेड मसाले आते हैं उनमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं जिससे कि टेस्ट बढ़ता है। और साथ में इस समय प्रचलन हो गया है अजीनोमोटो, जो कि एक बहुत ही जो है खतरनाक कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है। उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। शादी ब्याहों में तो कोई खाना ऐसा नहीं है कि जिसमें अजीनोमोटो नहीं पड़ता हो, तो आप उससे बचने की कोशिश करिए। हाईली कैंसरस प्रोडक्ट है, वो कैंसर प्रोड्यूस करता है। तो खाना ही हम जैसा खाना खाएंगे हमारा शरीर वैसे ही बनेगा। और खाने को प्रकृति से सीधे सीधे जोड़िए। जिस भौगोलिक क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ जो सब्जियाँ, फल, अन्न उत्पन्न होता है वो आपके लिए श्रेष्ठ है। जिस ऋतु में, ऋतु के अनुसार भी सब्जियाँ, फल इत्यादि होती है, तो उस ऋतु के अनुसार सब्जियाँ और फल आपको खाना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर सती, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको पाचन तंत्र के रोगों और उपचार से संबंधित आज का ये भाग बिल्कुल पसंद आया होगा। एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।